हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीता और मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है साइकोलॉजी में और वहीं पर कानपुर विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज में 6 साल तक क्लासेस ली हैं साइकोलॉजी की। यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में भी 1 साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ाया है पीजी स्टूडेंट्स को। अभी मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट की नेट से रिलेटेड क्लासेस शुरू की थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्लासेस सस्पेंड हो गई और चूंकि बच्चों का नुकसान ना हो और उनकी पढ़ाई ठीक तरीके से चलती रहे, जिसके लिए अब मैं वीडियोज़ अपलोड करने के लिए मैंने प्लान किया है। तो आज मैं आपको साइकोलॉजी का एक टॉपिक पर्सनैलिटी पर बताऊंगी कि पर्सनैलिटी क्या है और इसके बारे में इसकी थ्योरीज़ क्या हैं, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। तो चलिए हम पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना से बना हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क या मुखौटा। वहाँ पर लोग ड्रामा आर्टिस्ट जो होते थे वो पर्सोना यूज़ करते थे अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को छुपाने, और जिस कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे होते थे उसको दिखाने के लिए वो मुखौटे का इस्तेमाल करते थे। तो वहीं से पर्सनैलिटी शब्द आया है। इसका हिंदी अर्थ होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्ति प्लस तत्व। यानी किसी व्यक्ति में जब बहुत सारे तत्वों का मिलन होता है तब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो उसको जानने के लिए कि पर्सनैलिटी क्या है, हम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशंस दी हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। उससे हमें पर्सनैलिटी को समझने में मदद मिलेगी। एक डेफिनेशन है जिसमें बताया गया है कि द सम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने पर्सनैलिटी कहा है। यानी किसी भी व्यक्ति के जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके टोटो को पर्सनैलिटी कहा गया है। फिजिकल इन द सेंस कि किसी व्यक्ति की बनावट कैसी है, वो शारीरिक रूप से कैसा दिखाई देता है। मेंटल यानी वो किस तरह से सोचता है, समझता है, विचार करता है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसके लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन वो किस तरीके से करता है। ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में विशेष भूमिका निभाती हैं। एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को विशेष महत्व दिया है। इन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी किसी परिस्थिति में वो किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, उसका जो ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होता है वो उसके व्यक्तित्व को बताता है। एक और साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बताया कि एग्जिस्टेंस एज अ सेल्फ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग एंड पर्सनल आइडेंटिटी, यानी कोई व्यक्ति खुद को क्या समझता है और दूसरे व्यक्ति किसी पर्सनल आइडेंटिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये चीज़ें भी पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। जैसे एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक लीडर है, एक कॉमेडियन है, इन सबके अपने अलग अलग पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जब हम इनके किसी एक के बारे में सोचते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे एक इमेजिनेशन में आता है कि अगर वो आर्टिस्ट होगा तो उसमें ये कैरेक्टर्स होंगे, अगर वो डॉक्टर है तो उसमें ये कैरेक्टर्स होंगे। तो ये एक जो इमेज बन जाती है ये भी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। नेक्स्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्लेंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को समझने के लिए उसकी विशेषताओं को, उसकी आदतों को और ब्लेंड ऑफ मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मिलन होता है, ब्लेंड होता है, उसके आधार पर भी हम किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर ह्यूमरस है तो उसके साथ उसके अंदर और भी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जैसे वो मिमिक्री बहुत अच्छी करता होगा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत फनी टाइप के होंगे। तो ये सारी चीज़ें करने की उसके अंदर क्वालिटी होगी, तभी हम उसको ह्यूमर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी में रख सकते हैं। तो ये सारी डिफिनेशंस डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की हैं, लेकिन हमारे साइकोलॉजी में आलपोर्ट की डिफिनेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और सब लोग इस डिफिनेशन से अग्री करते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट डिफिनेशन टू डिफाइन अ पर्सनैलिटी। इनके अनुसार पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। यानी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वो मनोगत्यात्मक संगठन जो उसको डिफरेंट परिस्थितियों में वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता प्रदान करता है, वही व्यक्तित्व है।
तो गत्यात्मक संगठन का मतलब होता है कि जो हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक और मनोदैहिक स्थितियां होती हैं, उनका किसी परिस्थिति में हम किस तरह से उनको संगठित करते हैं, जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, उनको सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कैसे विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन कर पाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके, यही व्यक्तित्व है। अगर इनमें ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, उस कंडीशन में हमारे व्यक्तित्व में असामान्यताएं डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो सामान्य व्यक्तित्व होने के लिए हमारे मनोवैज्ञानिक और मनोफिजिकल जो साइकोफिजिकल हमारे अंदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं, सिस्टम होता है, उसका एक ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं कि किसी भी पर्सनैलिटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी ट्रेट का, किसी व्यक्ति में अगर कोई चीज़ है तो उसमें उसकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसमें निरंतरता और एक रूपता होनी चाहिए। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि कोई व्यक्ति बहुत ह्यूमरस है, तो अगर हम मान के चलें कि कोई व्यक्ति ह्यूमरस है, तो अगर उसने कभी कोई जोक सुना दिया तो हम उसको ह्यूमरस नहीं कह सकते। वो ह्यूमरस पर्सनैलिटी में तब आएगा जब ये चीज़ें कंटिन्यूअसली उसकी लाइफ में मतलब हमेशा देखने को मिलेंगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी देखने को मिले, वो किसी भी सिचुएशन में हो तो इस तरह की बातें करे कि जिससे कि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए, किसी भी चीज़ में ह्यूमर खोजे, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। तब हम जब एक रूपता उसके टोटल उसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल सिस्टम में एक रूपता दिखाई देगी ऑर्गेनाइज्ड वे में, तब हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति ह्यूमरस पर्सनैलिटी का है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इन एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना जरूरी है कि किसी व्यक्ति की साइकोलॉजिकल मन स्थिति क्या है और फिजियोलॉजिकल स्थिति क्या है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग थोड़े मोटे होते हैं वो थोड़े जॉयफुल होते हैं, चीयरफुल होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं। जो थोड़े दुबले पतले होते हैं वो थोड़े इरिटेटेड होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ऐसा हमेशा सच नहीं है, लेकिन कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि इस तरह की जो पर्सनैलिटी के फिजिक के लोग होते हैं उनमें इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग बहुत शांत होते हैं तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी उनकी हो जाती है, वो बहुत लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, तो हम उन्हें इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में रख सकते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल उनके सोचने का ढंग, उनके बात करने का ढंग, उनका सोशल इंटरेक्शन, उनके विचार, ये सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं। तो उनका साइकोलॉजिकल और साइकोफिजिकल जो स्टेटस होता है, उन चीज़ों के आधार पर भी हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बता सकते हैं। इट इम्पैक्ट्स बिहेवियर एंड एक्शन। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो तत्व होते हैं वो उसके बिहेवियर और उसके एक्शन पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अग्रेसिव नेचर का अगर है तो वो किसी भी छोटी से छोटी परिस्थिति में बहुत जल्दी इरिटेट हो सकता है, परेशान हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा करने की स्थिति तक जा सकता है, और ये चीज़ें उसके एक्शन में भी दिखाई देती हैं कि वो मारा पीटी के हद तक जा सकता है। तो ये जो ये पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स होते हैं ये उसके व्यवहार और उसके क्रियाकलापों में भी दिखाई देते हैं। फिर मल्टीपल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे थॉट्स, फीलिंग्स, क्लोज रिलेशंस एंड अदर सोशल इंटरेक्शंस। इन लोगों में बहुत तरह के एक्सप्रेशन देखे जाते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की बात करें तो हमें उसके थॉट्स को, उसकी फीलिंग्स को, उसके क्लोज रिलेटिव्स के साथ उसका किस तरह का इंटरेक्शन है, सोसाइटी में उसका किस तरह का इंटरेक्शन है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद ही हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं या समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डिटर्मिनेंट्स की। कौन कौन से वो कारक हैं जो कि किसी के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति में उसके जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके थ्रू कुछ जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसके वजह से भी बहुत लोगों के में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स
आ जाती हैं खुद ब खुद। तो जेनेटिक कुछ इस तरह की बनावट होती है उनके न्यूरॉन्स में, सेल्स में, या उनके नर्वस सिस्टम में उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो उस तरह के व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि कोई आर्टिस्ट होता है तो उनके बच्चे भी आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, या वो क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं उनके अंदर होती है। अगर उनको थोड़ा सा ब्रशअप किया जाए तो वो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ही होता है, क्योंकि जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं जिस वजह से इस तरह के पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है। कुछ लोग बहुत गुस्सैल टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, तो अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या और उनके बहुत क्लोज रिलेशन में कुछ लोग हैं वैसे, तो उनमें भी इस तरह के लक्षण होंगे या इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इस वजह से वो चीज़ें इस व्यक्ति में भी आ जाती हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है टेम्परामेंट। ऐसी स्टडीज़ आई हैं कि जो बच्चे शुरू में जिस तरह का उनका टेम्परामेंट होता है, वो टेम्परामेंट उनके टीन एज तक या एडल्ट एज तक वो चीज़ें जाती हैं। वो उसी टेम्परामेंट का होता है वो व्यक्ति, यानी उसकी पर्सनैलिटी को आप उस टेम्परामेंट से समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो उसके टेम्परामेंट को समय के साथ बदल सकते हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ कुछ चेंजेस देखने में आते हैं। फिर हेरिडिटरी, जैसा कि अभी हमने जेनेटिक फैक्टर की बात की है, बायोलॉजिकल फैक्टर की बात की है, तो ये हेरिडिटरी भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है कि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जिस तरह के नेचर के, जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रेट से या उनकी हैबिट्स से हैबिट्स होती हैं उनके अंदर, वही चीज़ें उनके बच्चों में भी आ जाती हैं। तो उससे भी उनकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड स्टेट्स। किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर समझना है तो उसके अंदर कुछ गुण होंगे, कुछ उसकी अवस्थाएं होंगी, उन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। इससे भी हम उसके पर्सनैलिटी के बारे में असेसमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अग्रेसिव नेचर का है या नहीं भी है, अगर वो है तो क्या इस तरह की स्टेट्स हैं उसके साथ, इस तरह की सिचुएशंस में वो सरवाइव कर रहा है जहाँ पर वो चीज़ें ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गई हैं, या वो बाय नेचर उस तरह का है। और अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति बहुत शांत है, काम कूल है, तो क्या वो बहुत रिलैक्स्ड सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में रहता है, इस वजह से उसके साथ ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं कि व्यक्ति के अंदर इनबिल्ट क्या ट्रेट्स हैं और किन स्थितियों में वो रह रहा है, वो सब चीज़ें भी उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है कि जिनके बचपन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी, वो छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट होते हैं, थोड़े कंजूस टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने बहुत क्राइसिस देखा हुआ होता है। तो वो चीज़ें उनकी आदत में शामिल हो जाती हैं और ये वो उनकी पर्सनैलिटी बन जाती हैं। तो जिस तरह के इन्वायरमेंट में व्यक्ति रहता है, वो चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में खुद ब खुद आ जाती हैं। जैसे किसी के घर में कलाकार हैं, तो वो चूँकि उनके घर में उस तरह का एटमॉस्फेयर है, तो बहुत चीज़ें वो खुद ब खुद सीख जाते हैं कि हारमोनियम बजाना है, चूँकि हारमोनियम घर में रखा है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन में बच्चे खुद भी बैठकर बजाते हैं, थोड़ा बहुत देखकर, थोड़ा सीखकर वो ज़्यादा अच्छी तरह सीख लेते हैं, बजाय कि उन बच्चों के जिन बच्चों के घर में इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो इस तरह के लोग थोड़ी सी भी परेशानी या नेगेटिव लाइफ में कुछ भी ऐसी अगर नेगेटिविटी आती है तो उनका टॉलरेंस लेवल बहुत घट जाता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, फिर वो उनके अंदर कुछ असामान्य प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगती हैं, जैसे डिप्रेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में खाली निगेटिव चीज़ें ही रहती हैं, तो उनके अंदर भी इस तरह की चीज़ें डेवलप इसलिए हो जाती है क्योंकि निगेटिव इतना ज़्यादा निगेटिव उनकी लाइफ में रहता है कि अगर कुछ अच्छा भी होता है तो वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर आदत सी पड़ गई है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है नहीं। ये सब चीज़ें जस्ट टेम्परेरी हैं। आज ठीक है, आज के लिए अच्छी है ये बात, लेकिन ये टेम्परेरी है क्योंकि मेरे साथ तो ज़िंदगी भर कभी भी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। इस तरह की सोच बच्चों के साथ या बड़ों के साथ, किसी के साथ भी रह सकती है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी किसी व्यक्ति में पॉजिटिविटी या निगेटिविटी जैसे ट्रेट्स डेवलप कर सकता है।
पीयर रिलेशनशिप, जहाँ तक पीयर रिलेशनशिप की बात है, पहले के समय में घर में 4 5 6 बच्चे होते थे, सबके अपने अपने अपना अपना नेचर होता था, अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती थी, या जॉइंट फैमिली में बच्चे रहते थे। आज के समय में या तो न्यूक्लियर फैमिली है, या अगर भाई बहन हैं भी तो 2 3, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा तो भाई बहन होते नहीं है किसी के। तो उस कंडीशन में क्या है कि उनका वो जो रिलेशनशिप जो है वो बहुत हेल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन करने से उनका एक्सपोजर डिफरेंट तरीके के लोगों से होता है, तो उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। लेकिन जिनका इंटरेक्शन कम से कम लोगों से होता है तो उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नेचुरली थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। किस तरह की सिचुएशन में कोई सरवाइव कर रहा है। अगर बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है, बहुत फ्रेंडली सिचुएशन है, तो उसका व्यक्तित्व नेचुरली बहुत अच्छा होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, मिलनसार होगा, फ्रेंडली होगा और बहुत हेल्पिंग नेचर का होगा। लेकिन अगर वहीं पर उसकी सिचुएशन बहुत क्राइसिस वाली है, निगेटिविटी है, तो उस कंडीशन में उसका डेवलपमेंट निश्चित रूप से निगेटिव एस्पेक्ट्स पे डेवलप हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उस कंडीशन में उसका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, नेचुरली उसके अंदर निगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं कि जैसे कुछ रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, कुछ अर्बन बैकग्राउंड के लोग हैं, या हम इंडियन कल्चर को बिलोंग करते हैं। अगर हम ही जब विदेश में चले जाते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ का भी सोशियो इकोनॉमिक कल्चर जो होता है, सोशल कल्चर होता है जो, वो भी हमें प्रभावित करता है। वहाँ पे हम उन नई नई चीज़ों को बड़ी इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर वही चीज़ें अगर हमको रूरल बैकग्राउंड में एक्सेप्ट करनी पड़े तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। इसमें एक चीज़ और देखने में आई है कि जैसे रूरल बैकग्राउंड का व्यक्ति अचानक जैसे बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे में चला जाता है, तो चूंकि उसकी पूरी ज़िंदगी, पूरा जो उसका डेवलपमेंट होता है वो रूरल बैकग्राउंड के आधार पर होता है। लेकिन जब यही लोग बाहर जाते हैं तो नई नई चीज़ों के साथ एक्सपोजर होता है, उसके साथ ये बहुत जल्दी इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और फिर बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत चीज़ों को जल्दी जल्दी इन्वाइव करने के चक्कर में उसका जो मेन चीज़ होती है वो मिस हो जाती है, और फिर जो इस तरह के युवा वर्ग है ये गलत रास्तों पे चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं या चल पड़ते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू।